हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में स्ट्रीमिंग की दुनिया के उस बादशाह की बात करेंगे जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है। इस वीडियो में नेटफ्लिक्स स्टार्ट कैसे हुआ, इन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर की बैंड कैसे बजाई और नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस को इतना स्केल अप कैसे किया कि आजकल के ज़माने में हर बच्चे के मुंह पे नेटफ्लिक्स की चर्चा है। साल 1997 में दो इंजीनियर्स रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रैंडोल्फ ने नोटिस किया कि इंटरनेट इकोसिस्टम या डॉट कॉम डोमेन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इस टाइम पे अपनी खुद की वेबसाइट पे गुड्स और सर्विसेज बेचने वाली कंपनीज मिलियंस या बिलियंस डॉलर्स की वैल्यूएशन लेके बैठी हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि हम अपना बिजनेस भी इंटरनेट इकोसिस्टम में ही लॉन्च करेंगे। अब इनको बिजनेस आइडिया तो आ गया था, पर इंटरनेट पे बिजनेस किसका करें। दोनों भाइयों ने काफ़ी मार्केट एनालिसिस करने के बाद मूवी रेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, पर इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे। उस टाइम पे मूवीज़ बहुत मोटी टेप्स में आती थी। पहले तो इन टेप्स को स्टोर करने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती थी। उसके बाद इन टेप्स की पैकेजिंग करके उनको कस्टमर्स के एड्रेस पे कुरियर करने की ज़्यादा कॉस्ट होती थी। फिर कस्टमर से इन टेप्स को वापस मंगवाने की भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती थी। तो इन खर्चों को देखकर इन्होंने इस बिजनेस आइडिया को होल्ड पे डाल दिया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इनको पता चला कि जापान में डीवीडी नाम की नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें पूरी मूवी एक बहुत पतली सी डिस्क में स्टोर हो सकती है। तब इन्होंने सोचा कि अब तो मूवी रेंटिंग का बिजनेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीडीज को स्टोर करने के लिए काफ़ी कम जगह चाहिए होती है, इनकी पैकेजिंग भी आसान होती है, इसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी बहुत कम होती थी और कम जगह में काफ़ी बड़ा मूवी कलेक्शन स्टोर हो सकता था। तो भैया जैसे ही मार्केट में डीवीडीज लॉन्च हुई, इन्होंने अपनी टेस्टिंग करी और टेस्ट पास करने के बाद ये लोग मूवी रेंट करने के बिजनेस में उतर गए और इन्होंने इंटरनेट पे netflix.com के नाम से डोमेन रजिस्टर कर लिया। उस टाइम पे इन्होंने जगह जगह फिजिकल स्टोर्स खोलने की जगह अपनी वेबसाइट पे मूवी कैटलॉग्स पब्लिश करे और कस्टमर्स को जो भी मूवीज चाहिए होती थी वो अपने घर बैठे उसे यूएस पोस्टल सर्विस के थ्रू डिलीवर करा दी जाती थी। इससे कस्टमर्स को नेटफ्लिक्स के पूरे कैटलॉग का एक्सेस मिलता था जो वो यूएस के किसी भी शहर से ऑर्डर कर सकते थे। अब नेटफ्लिक्स बिजनेस में कूद तो गया था, पर मार्केट में सेम बिजनेस करने वाली ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी पहले से मौजूद थी। ब्लॉकबस्टर के वर्ल्ड वाइड 9,000 से भी ज्यादा स्टोर्स थे और उस टाइम पे इनका टर्नओवर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। ब्लॉकबस्टर के मेन सेलिंग पॉइंट्स ये थे कि इनका मूवी कलेक्शन बहुत बड़ा था, इनके यूएस में 7,000 से भी ज्यादा स्टोर्स थे, तो कस्टमर्स को स्टोर्स का इजी एक्सेस था और उस टाइम तो ऑनलाइन रिव्यूज का ज़माना भी नहीं था। तो इनके स्टोर्स के एम्प्लॉयज़ ने लोकल कस्टमर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशंस बना लिए थे कि कस्टमर्स वही मूवी रेंट करते थे जो स्टोर के एम्प्लॉयज़ उन्हें सजेस्ट करते थे। अब जब कोई भी बिजनेस किसी एक फील्ड में ऑलमोस्ट मोनोपोली होल्ड करता है तो उसका कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना भी लाजमी है। ब्लॉकबस्टर के मूवी रेंटल फीस तो रीजनेबल थी, पर अगर कस्टमर ने टाइम पे मूवी स्टोर में वापस रिटर्न नहीं करी तो ये लोग उस पर काफ़ी तगड़ी लेट फीस चार्ज करते थे। कोई भी कंपनी जब किसी बिजनेस में उतरती है तो अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरी पे अटैक करती है। नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले तो अपनी लेट फीस जीरो कर दी और क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने डीवीडी कलेक्शन के दम पे टेक्नोलॉजिकली तो ब्लॉकबस्टर से आगे था ही, साथ में इनकी कलेक्शन भी ब्लॉकबस्टर से बड़ी थी। ऊपर से नेटफ्लिक्स पूरी तरह डिजिटली ऑपरेट करता था तो इनको किसी स्टोर का रेंट देने का भी झंझट नहीं था। इससे इनकी कैपिटल भी सेव होती थी। इस तरह धीरे धीरे नेटफ्लिक्स ने इस बिजनेस में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। पर अभी भी नेटफ्लिक्स उतना बड़ा नहीं बन पाया था जितना बड़ा ब्लॉकबस्टर था। तब रीड हेस्टिंग्स को वो आइडिया आया जिससे मूवी रेंटिंग बिजनेस का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। नेटफ्लिक्स ने चालू किया मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान। इस मूव से तो भाई नेटफ्लिक्स ने मानो शेर के मुंह खून लगा दिया। कैसे? नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स को बोला कि मुझे 1 महीने का इतना पैसा दे दो, उसके बाद हमारी कलेक्शन में से मूवी रेंट करो, देखो, रिटर्न करके दूसरी ले जाओ। एक बार पैसे देकर 1 महीने में जितनी चाहो उतनी मूवीज देख सकते हो। अब कस्टमर को तो अपना पैसा बहुत प्यारा है। हर कोई सोचेगा कि कम से कम पैसा पे करके ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज देखूं। तो भाई ये मॉडल तो चल पड़ा और नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। अब भैया अपने घर में घुस के जब कोई राज करने लगे तो अच्छा तो नहीं लगता। तो साल 2000 में ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को एक्वायर करने का सोचा। इसके लिए जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर को मीटिंग के लिए बुलाया
तो नेटफ्लिक्स के ओनर्स ने ब्लॉकबस्टर से नेटफ्लिक्स को बेचने के लिए $50 मिलियन मांगे। इस टाइम पे नेटफ्लिक्स का टर्नओवर $5 मिलियन था और ब्लॉकबस्टर का टर्नओवर $6 बिलियन का था। ये ऑफर सुनते ही ब्लॉकबस्टर की टीम ने नेटफ्लिक्स के ओनर्स को भगा दिया और डील कैंसिल कर दी। नेटफ्लिक्स धीरे धीरे मूवी रेंटिंग के बिजनेस में अपने पैर जमा रहा था और 2002 में जाके नेटफ्लिक्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई और इन्होंने अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा स्केल अप कर दिया। 2004 में जब ब्लॉकबस्टर ने देखा कि नेटफ्लिक्स तो काफ़ी आगे निकल गया है, तब इन्होंने सर्वाइव करने के लिए नेटफ्लिक्स की कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स की तरह अपनी लेट फीस ज़ीरो कर दी, मूवी सीडी में देने लगे और मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे स्विच कर गए। पर तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। इसी के बीच अमेरिका में इंटरनेट का बूम आया, जिसमें घर घर में हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होने लगा था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर नेटफ्लिक्स ने 2007 में अपनी पूरी लाइब्रेरी फिजिकल डिस्क से हटाकर ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। अब एक तरफ तो नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर के सारे कस्टमर्स अपनी तरफ खींचने स्टार्ट कर दिए, दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और रेवेन्यू सारा नेटफ्लिक्स लेके जा रहा था। तो जाहिर सी बात है ब्लॉकबस्टर पे कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और 2010 में ब्लॉकबस्टर की पेरेंट कंपनी वायाकॉम ने ब्लॉकबस्टर को बंद करने का फैसला ले लिया। तो ये थी नेटफ्लिक्स की पूरी हिस्ट्री और इनके ब्लॉकबस्टर से कंपटीशन का पूरा डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।